नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने अपने दावे में कहा कि नीतीश बीजेपी के संपर्क में है और वह कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उन्होंने अभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म करने के बाद नीतीश ने कहा था कि वह अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर अपनी जनस्वराज पदयात्रा को लेकर बिहार के दौरे पर है। इसी दौरान पश्चिमी चंपारण के भेड़ीहरवा पंचायत में बुधवार को कहा कि सीएम नीतीश भले इन दिनों आरजेडी के साथ हैं, लेकिन वह कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और वे लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही पीके ने वो कड़ी भी बताई जिसके जरिए नीतीश भाजपा के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में आपने वोट दिया, लेकिन 2017 में आपको ठगा गया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश हरवंश के जरिए बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि जेडीयू ने इस बात से साफ इनकार किया है। जेडीयू के नेता ने इसे पूरी तरह से पूरी अफवाह बताया है और कहा है कि प्रशांत किशोर इस तरह की बात करके भ्रम फैला रहे हैं जिसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मनु, प्रवक्ता जेडीयू, राहुल आनंद, नेता बीजेपी, अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आएंगे। मनोज जी, ये क्या खिचड़ी पक रही है? प्रशांत किशोर क्या क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में? प्रशांत किशोर के पास कोई काम तो है नहीं। आप अभी भी जो स्टेट में जो हो रहा है उसमें फिर उसको खरीदा भी नहीं। वो अपने को बचाने के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। उनके पद यात्रा के बारे में मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब उनके बयान पर ही उनकी बातें सामने आती है। तो ये प्रशांत किशोर का काम ही है, चुनाव रणनीतिकार है। राजनीतिक बनाने में हमने प्रयास किया था, परंतु जो व्यवसायी होता है वो व्यवसाय की ओर ही भागता है। तो वो अपना व्यवसाय के ही लिए जाने जाते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उस पर जनता दल यूनाइटेड की तरजीह ही देती है। उनका काम है बोलना, बोलकर अखबारों में छपना, मीडिया में आना, यही एक चीज है उनमें। और इसके अलावा उनके बातों को न पार्टी कोई तरजीह है और न बिहार की जनता कोई तरजीह दे। नहीं, लेकिन लोग भ्रम में हो जाते हैं ना कि भाई बात क्या है। अब पूरे सियासी गलियारों में ये चर्चा पूरी तरह से हवा हो रखी है कि भाई नीतीश कुमार दोबारा जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को लगता है ना कहीं कोई इस तरह की हवा पानी नहीं चल रही है। ये उनके बयान को जो मीडिया में आ रहा है तो लोग अपनी बात को अपने दिमाग में अपने ले रहे हैं। किसी पार्टी के नेता ने इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की है, न किसी तरह का कोई बयान दिया है। सभी ने पीके के इस बयान का को सत्य से परे ही बताया है। और राजनीति में क्या होगा नहीं होगा ये पीके को ही पता रहता है, किसी दूसरे आदमी को पता नहीं रहता है। कभी वो कांग्रेस में विलय की बात करते हैं, कभी वो भाजपा में शामिल होने की बात करते हैं, कभी एनडीए में,
इसीलिए उनके बातों का जनता दल यूनाइटेड तो कोई तरजीह नहीं देती है, लेकिन चूंकि वे रणनीतिकार हैं, पैसे वाले हैं, आसूख है, रसूख है, तो मीडिया में उनके बातों को तवज्जो मिल जाती है और यही कारण है कि लोगों के बीच में वो भ्रम पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन ये भ्रम कहीं से भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई, वो तो हाथ धो के नहा धो के बस जेडीयू के पीछे पड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपने ऐसा विश्वासघात कर दिया हो जिसका प्रतिशोध वो लेना चाह रहे हो, बार बार और रह के हमला जेडीयू पे करते हैं। चले पीके के साथ कौन आदमी विश्वासघात करेगा? पीके ही ने पहले भाजपा के साथ विश्वासघात किया। पीके ही ने, उनका तो काम ही है इस तरह की बात करना। कभी ममता बनर्जी के पास गए, कभी केसीआर के पास गए, कभी कहीं गए। तो वो तो एक व्यवसायी है, वो एक बनिया है, उनका काम है अपने चीजों को बेचना। तो बेचने में लग रहे हैं, तो इस व्यक्ति के साथ क्या विश्वासघात हो सकता है? कहीं से कोई इस व्यक्ति की कोई हमारे यहाँ चर्चा भी नहीं होती है। जब गाहे बजाए मीडिया में आ जाती है उनकी बातें, तो फिर उस पर चर्चा होती है। ऐसे कोई उनका नाम भी नहीं लेता। राहुल जी, बार जब से आपका साथ छूटा है, आपको तो अच्छा लगता होगा ये सब सुनना, या क्या लगता है? कैसे देखते हैं इस बयान को कि ये आपके हक में है, आपके खिलाफ है, या कहीं ना कहीं आपका तो रुतबा रुआब बढ़ ही रहा है बिहार में? देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सामान्य जनता को नमस्कार करता हूं। और जहां तक बिहार के संस्करण की बात है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं नीतीश कुमार के लिए, जो बहुत बेहद जरूरी है, खास करके जेडीयू के भी लोगों के लिए। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी वास्तविक क्षमताओं से कई गुना बड़ा मानने लगता है और यह मान बैठता है कि उसके द्वारा और उसके द्वारा किए गए फैसले अन्य से श्रेष्ठ है, वह स्वतः अह और असुरक्षा के बोझ से ग्रसित होता है, जो नीतीश कुमार जी के लिए है। जब हम बाजार में निकलते हैं और कपड़ों के दुकान पे जाते हैं, तो वहां एक टैग लाइन लिखा रहता है कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जी के लिए है। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो भी राजनीतिक पार्टियां दांव लगाने की सोच भी रही होंगी, जिसका खंडन आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार प्रदेश के अंदर, तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से बधाई इनको नहीं आई। दूसरी बात अगर करें कि जिस प्रकार से वो आरजेडी के सामने जाकर नतमस्तक हो गए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपनी राजनीतिक विरासत को एक नौसिखिए लड़कों के सामने स्थापित कर दिया, और जो स्थापित किया हुआ साम्राज्य उसको चलाने के लिए उनको छोड़ दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी खलबली कर रहे हैं, और खास करके जेडीयू को भी। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आरजेडी ने जो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने कुछ प्रस्ताव को पारित किया था। उस प्रस्ताव को पारित कर ये चीज बताया गया था, जिसको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं, कहीं ना कहीं जो राहुल जी, फिर ये क्या चक्कर है कि लगातार बिहार में कहीं ना कहीं गाहे बगाहे पीके चर्चा में लगे रहते हैं कि बीजेपी का जिसमें कहीं ना कहीं नाम आता है या बीजेपी से जोड़कर उसे देखा जाता है? मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं पहले। पुराना रिश्ता कोई जी, जो आरजेडी ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो जेडीयू के लोगों को खलबली पैदा करने वाला है। उसमें एक बात प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जल्दी ही जेडीयू का मर्जर आरजेडी में होगा, और ये लोग सिंबल बदलने की बात पे कुछ मंथन कर रहे थे, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की ही पार्टी के लगभग विलय इसके अंदर तय है। जब लालू यादव जी जब सिंगापुर से लौटेंगे तो इस पे आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जहां तक पीके का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि पीके ने नीतीश कुमार जी के साथ बहुत पहले भी काम किया है, और उनको चुनाव जिताने में या फिर अपनी रणनीति उनको बताई है। लेकिन यहाँ स्पष्ट ये है कि जो लगातार आजकल जो बयानबाजी चली आ रही है पीके की तरफ से, या फिर नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक पकड़, इसको अगर आप कहें, तो डे बाय डे घटते जा रही है। क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति
जो राजनीतिक में अपने आप सर्वगुण संपन्न समझते हो और वो ये समझते हो मैं जो फैसला, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सत्य है और वही सही है, वही मान्य होगा, तो आने वाले लोग इनको ठुकराना शुरू कर दी। क्योंकि जेडीयू की हालांकि मनोज जी का थोड़ा बीपी बढ़ेगा जब मैं इन बातों को दोहराऊंगा तो, क्योंकि जेडीयू की नहीं उनका क्यों बढ़ेगा बीपी भाई, उनका क्यों बीपी बढ़ेगा? मैं बता रहा हूँ, अक्सर जब चर्चा में करता हूँ तो उसमें ये बमके नजर आते हैं और उबल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट है वो डे बाय डे वो घटता ही जा रहा है, चाहे आपको 95 से उठा लीजिए या 2005 से 2020 तक का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जेडीयू की सीटें लगातार घटते जा रही थी। एक बार जब जेडीयू 115 सीट जीती थी, जबकि उसने 150 पे लड़ा था, उसके बाद अपनी क्षमता डे बाय डे घटाती जा रही है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने का सोच रहा है उसकी पार्टी 43 सीट लेती है और अपने लोगों के बीच में खास करके ये मनोभाव बढ़ गया है कि नीतीश कुमार पे भरोसा करे कि नहीं करे। क्योंकि लालू यादव जी ने एक बहुत पहले एक बयान दिया था कि नीतीश के पेट में दांत है, ये लालू यादव जी ने कहा था कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है करके। तो इनके ऊपर जब तक परिस्थिति है तब तक समन्वय कायम है और देखते चलिए आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको एक-एक करके खोलना चालू करूंगा। आऊंगा आपके पास। अजय जी, क्या लगता है इस बयान के मायने आखिर क्या है और ये बयान किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए त्रिशूल जी, बयान जो है ना तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है ना जेडीयू को फायदा पहुंचा रहा है। ये बयान जो है सिर्फ पीके ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कहा है। ये 2014 से बीजेपी के साथ रिश्ता जुड़ा, फिर दूसरी पार्टी से रिश्ता जुड़ा, मतलब वो तो एक ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़कर उसके लिए रणनीतियां बनाते रहे, उनको हर जगह स्वाद चखाते रहे। एक कांग्रेस पार्टी के साथ में उनकी थोड़ी सी तालमेल नहीं बन पाई। मैं जो समझ पा रहा हूं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें लगता है कि दूसरों को जिताते जिताते वो खुद एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं और अपने आप को जो है बिहार में एक अच्छे नेता के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ये ठीक उस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि कोच ये सोचे कि जब मैं तेंदुलकर पैदा कर सकता हूँ या सहवाग पैदा कर सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं मैदान में आकर खेल सकता। तो ये ठीक उस तरीके से है और वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हावी है। वो गाय बगाए इस तरह के स्टेटमेंट देते चले आ रहे हैं पिछले काफी समय से, जिससे कि चर्चा का विषय बने रहे और कुछ न कुछ इधर रहे, क्योंकि उनको सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नब्ज पता है, सभी की गलियां, सभी के अंदर वो घूम फिर कर आ चुके हैं, सबके बारे में पता है उनको। इसलिए उनको लगता है कि वो भी अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और यही एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर से बैठकर देखें तो क्यों दिखाई समझ में आया, कैसे समझ में आएगा, क्यों समझ में आएगा कि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे? मुझे तो नहीं, कुछ भी ऐसी दिखाई देती नहीं नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे। उन्होंने कहा और उसके बाद चर्चाएं शुरू की, यही वो चाहते थे कि चर्चाएं शुरू हो जाए और उसके बाद जो है जेडीयू और बीजेपी आपस में एक दूसरे तकरार करेंगे, बातचीत करेंगे, बाकी दूसरे लोग उसके ऊपर कुछ न कुछ कटाक्ष करेंगे या अपनी राय व्यक्त करेंगे और वो पीके जो है चर्चा का विषय बन जाएंगे आम जनता के बीच में भी, पॉलिटिशियन में भी और आम जनता में भी। ठीक है, वही वो चाहते थे, वही हो रहा है। आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं पीके के बारे में कि क्या पीके इतना बड़ा नाम है पॉलिटिक्स के अंदर, एक रणनीतिकार का इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है कि उसके ऊपर डिबेट की जाए, चर्चा की जाए कि क्या वो किसी पार्टी का भविष्य तय कर सकते हैं बाहर से बैठकर? वो तब तय कर सकते हैं जब किसी कोई पार्टी को हायर कर ले एज ए एक्सपर्ट। आज वो बाहर है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी है, उससे वो राजनीति में आकर नेता के रूप में अपने को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक उसी नेता की तरह बात कर रहे हैं जैसे कि बाकी पॉलिटिशियन करते हैं, चर्चा में बने रहे किसी न किसी रूप में। तो मैं तो ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा पीके को, बिल्कुल भी। ठीक मैं तो क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी कहना उनके बारे में। कहिए, आप कहिए भाई, आप जनता को विचार पता चलना चाहिए, आप कहिए। हाँ, जनता को विचार तो पता है ना। जनता तो ये जानती को ही गई भाई, विधायक तो चाहे इस पार्टी किसी पार्टी में जा सकते हैं सत्ता के लिए, या जहां उनका मन उचट गया, मन खराब हो गया। ठीक है, मैं आऊंगा अजय जी आपके पास, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मनोज जी, क्या लगता है कि जो जन स्वराज यात्रा पीके निकाल रहे हैं, अभी तो बिल्कुल
कोई समय चुनाव का ऐसा है नहीं। स्थानीय स्तर पे बिहार में 2.5 साल है अभी चुनाव में, और 2024 भी अभी दूर है। क्या लगता है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? और बहुत ज़्यादा भीड़ भी वहाँ नहीं उमड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है किसी के इशारे पर किसी को तो बारे में कुछ बोल के मीडिया में बने रहा। अब पीछे किसके इशारे पर बोल रहे हैं ये बोलने की अब जरूरत नहीं। बता दीजिए ना भाई, बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं तो पूछ लेंगे उनसे। मनोज जी किसके इशारे पर बोल रहे हैं? उनके जन्मदाता कौन है? पीके को कौन आदमी जानता था सर? पीके को तो जब भाजपा ने लॉन्च किया तभी ना पीके को कोई जान रहा सर। इससे पहले पीके को तो कोई जानता था नहीं। अब जिनके भी इशारे पर वो इस चीज को बोले, पीके आज तक एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि काला धन लाएंगे नहीं लाए। नरेंद्र मोदी ने महंगाई को हम कम करेंगे, वो कम किया। तो करोड़ लोगों को लेकर आएंगे नहीं क्या? पीके ने हमेशा, बीजेपी ने संसद के दौरान, कांग्रेस के दौरान निजीकरण का विरोध किया और यहाँ पर निजीकरण करते जा रही है। तो ये चीज पर पीके कभी नहीं बोलेंगे। पीके से तो बुलवाया जाता है और इस चीज को सारे बिहार की जनता से लेकर जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो सब जान रहे हैं कि कौन बुलवा रहा है। तो बोलने दीजिए उनको बोलने से ही उनका चल रहा है। जन सुराज की फन सुराज या कोई यात्रा कहीं पर तो नजर ही नहीं आ रही है। कहीं तो लोग उसमें शामिल ही नहीं होते। मीडिया के लोग जब शामिल होते हैं तो इस तरह की बात करके वो अखबार और मीडिया में बन जाते हैं। जन सुराज किस चीज के लिए जन सुराज में उन्होंने क्या मांग रखा था? कोई मांग नहीं रखा था। उनकी तो ये सोची समझी प्लानिंग थी। सोची समझी प्लानिंग के तहत वो आए हैं। तो किसका अपना कोई बेस रहेगा कब न रहेगा? अब नीतीश कुमार जी का ग्राफ नीचे गिर रहा है तो दूसरे को पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? सही क्यों दर्द हो रहा है? नीतीश कुमार जी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, वो तो जनता ने नहीं भाई, आपसे रिश्ता रहा है बीजेपी का, प्रशांत किशोर का, तो चिंता क्यों नहीं रहेगी? चिंता रहेगी। राहुल जी को भी चिंता है। सब हमको तो चिंता ही नहीं है प्रशांत किशोर को। पता नहीं भाजपा ने कहा किस राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्ताव की कॉपी उनके पास चली गई कि राजद और जदयू का विलय होगा। ये तो पता नहीं, हम लोगों को तो नहीं पता है और राष्ट्रीय जनता दल के भी किसी नेता को पता नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता को पता है। और कोर्ट में तेजस्वी यादव को क्या फटकारा जहां कोई थे भी नहीं, तो ये सुशील मोदी को पता है क्योंकि जज से उनका सीधा कनेक्शन है। सीबीआई से कनेक्शन था, जज से भी कनेक्शन है। तो ये सब चीज है सर मीडिया के लिए। छपास नेताओं का ये काम है। अब सुशील मोदी छपास नेता, संजय जायसवाल छपास नेता, इन लोगों को कौन पूछ रहा है बिहार में? कोई थोड़े पूछ रहा है सर। तो छपने दीजिए, बोलने दीजिए। हम लोगों के सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये लोग ही कभी नहीं बोलेंगे कि काला धन क्यों नहीं वापस आया, क्यों नहीं अर्नब मोदी जो लेकर पैसा भाग उसको क्यों नहीं अभी तक लाए, क्यों अडानी को इतना करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, इस पर नहीं वो बोलेंगे। क्यों गैस 51,100 रुपया हो गया, इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार का ग्राफ खींच रहा है, भ्रष्टाचार के हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जब सरकार बनाए तो भ्रष्टाचार में नहीं थे, जब उनसे हट गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। तो ये इन लोगों का है। ये तो सर गंगा जो सरस्वती का संगम है ना बीजेपी सर। उसमें जो व्यक्ति जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा, जो उसमें नहीं जाएगा वो स्वच्छ नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप तो कई लोग न रहे हैं सर, आप तो खुद न देख लीजिए क्या लोग रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों का है, होने दीजिए। बिहार की जनता कहाँ है? ये 2015 में भी भाजपा को दिखा दी थी, 2024-25 में भी दिखा देगी।
अब तो समय का है, अभी 2 उपचुनाव हो जाने दीजिए। इन लोगों का फिल्म जो टिका हुआ है ना कि अमित शाह या ये शाह नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में ही दोनों उपचुनाव को चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का कोई नेता तो इनके पास है नहीं कि जिनके नेतृत्व में वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो कभी बीजेपी के पास है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों उपचुनाव लड़ रहे हैं, उसका नतीजा आएगा तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे सर। ठीक है, उस समय देखा जाएगा कि राहुल जी, क्या हुआ। इसलिए ईटे पीटे अमचा चमचा बेलचा जितना है सब लोगों को बोलने दीजिए, हम लोगों के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी देख लीजिए भाई, आप एकदम आपको कह रहे हैं कि फर्क सेहत पर नहीं पड़ने वाला है और स्थानीय स्तर पे इकाई मजबूत नहीं है, स्थानीय स्तर पे नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है आपके पास बिहार में। ये सब चीज़ें पीके चाहे कितना बयान दे उसका असर नहीं होगा और जेडीयू मजबूत रहेगी। क्या है कि हमारे बिहार में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अदगद गगरी छलकत जाए। जब आप जेडीयू के लोगों को साथ में बैठाएंगे या आरजेडी के लोग हमारे साथ जब तर्क वितर्क करेंगे तो उनकी बातों में कहीं भी आपको तर्क नजर नहीं आएगा। वो ऐसी बातें कह जाएंगे जिसका कहीं से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि अभी हम चर्चा पे बैठे हैं पीके को लेकर, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? काला धन पे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? महंगाई पे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेरोजगारी पे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? बैठे से पीके को लेकर राहुल बाबू तो आप कहा किनका ग्राफ गिर रहा था, किनका भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ये ठीक है। और हम जब सच्चाई बोल दिए तो बहुत खराब लग गया। आप बोलिए ना भाजपा का कौन नेता है बिहार का? आग बुलबुला हो जाएंगे। देखिए आपके सामने वो आग बुलबुला हो गए। मनोज जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। देखिए आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि काहे गरम हो जाएंगे मनोज जी। देखिए आपके सामने गरम हो गए, क्योंकि वो सवाल नहीं था, लेकिन फिर आ गया, फिर आप आ गए। रुकिए ना, चर्चा अरे आप फिर बोलने तो दीजिए। मनोज जी सुन लीजिए एक बार जी। अब मैं बताता हूँ। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कनेक्शन की बात करते हैं। जब पटना वाले का हेकड़ी दिल्ली वाले ने निकाल दिया तो दिल्ली वाले का कोई बयान आया, दिल्ली वाले जाके हाजिर हुआ और माफी मांग के वापस आ गया। ये जग जाहिर है और मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये झगड़ा करके तो वही बात हो गया ना। त्रिशूल जी थोड़ा साहब को चुप कराइए, मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे गलत बोलिएगा तो चुप कराइए। आप थे वहाँ, आप थे वहाँ, पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, कैंसिल कर दिया। ये आपको बोलने में शर्म लग रहा है। जब आप कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं तो सीबीआई ने जो याचिका दाखिल किया था उसको कैंसिल कर दिया। ये बोलने में क्यों शर्मा रहे हैं? बोलिए कि हमारे नेता ने कहा था जमानत रद्द करने का, उसको कोर्ट ने नहीं माना। ये तो बोलिए ना पहले। आप सुन लीजिए बार। हाँ ठीक है, अब इजाजत हो जी राहुल जी। अब मैं बोलता हूँ। देखिए क्या है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक पारी रही है, जब वो 1995 में जब नीतीश कुमार जी सीपीआई और एमएल के साथ जब लड़े थे तो उनको उसमें 7 सीटें मिली थी। राजनीतिक स्तर पे वही उनकी हैसियत थी जब सब लोग एक होकर लड़े थे। अब मैं बात करता हूँ आरजेडी को लेकर। तो जहां तक आरजेडी का सवाल उठता है तो जिससे हर वक्त भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, चारा चोर कहकर पुकारा जाता था, उसको आज आप खड़े होकर सामने से बचा रहे हैं। क्या लालू यादव जी पे आरोप तय नहीं है? क्या तेजस्वी यादव के ऊपर आईआरसीटी का मामला में आय अधिक संपत्ति का मामला तय नहीं किया गया है? समय आने दीजिए, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। क्योंकि इस कानून के इस देश के संविधान में जो अंधा कानून की जो हम बात करते हैं ना, जो सर पे जो आंखों पे पट्टी बांधे रहता है, उसके यहाँ देर भले हो सकता है लेकिन न्याय मिलता है। हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया थोड़ी कमजोर जरूर है लेकिन आना सबको पड़ेगा कटघरे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी के पास नेता कौन है, तो आप बताइए कि 2005 में नीतीश कुमार को बीजेपी की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बीजेपी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो अपने सौतेले बेटे को गोद में उठाकर झूला पे झुलाई और उसी को सारा चीज दे दिया जो आरजेडी में नहीं मिल रहा है।
जो आरजेडी में नहीं मिल रहा है। और 2005 के बाद उनकी जो राजनीतिक पहचान दी गई वो किसके शासन में दी गई? वो बीजेपी के ही शासन में मिला, जब वो रेल मंत्री बने और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है आरजेडी से हटकर। और जो चारा घोटाला या भ्रष्टाचार के मामले की जो लड़ाई लड़कर जनता का मैंडेट लेता है, जब वो जनता को ठगता नहीं है। अभी जो मैंडेट मिला था वो किस चीज के मैंडेट मिला था? और आप बात करते हैं ना कि बीजेपी का नेता कौन है, तो जनाब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 76 विधायक आए हैं बीजेपी के। जब नेता थे ही नहीं तो 76 विधायक कैसे आ गए? और जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर है उसके 43 विधायक हैं। यहीं से आप अंतर लगा लीजिए। हमने मौका दिया, देखिए अभी रुक जाइए, हमने आपको मौका दिया इसलिए आप आगे बढ़े और हमने अपने आप को नहीं बढ़ाया। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको नेताओं के नाम गिना देता हूँ, मैं आपको नेताओं के नाम गिना देता हूँ। देखिए मैंने कहा था ना कि इनका टेम्पर हाई हो जाएगा जब मैं बोलना शुरू करूंगा। देखिए अब मैं आपको नेताओं के नाम गिना देता हूँ, शाहनवाज हुसैन साहब, अश्विनी चौबे, नितिन नवीन, अभी रुक जाइए ना, संजय जायसवाल। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना मनोज जी, कहा इतना गुस्सा हो रहे हैं भाई, सुन लीजिए ना, जवाब दीजिएगा। 2015 में क्या हुआ था इनका, से पूछिए। अरे 2015 में तो नीतीश जी साथ में नहीं थे। अरे आप इतना गुस्सा ना होइए, पूछ लीजिएगा एक बार, सुन लीजिए जी क्या कह रहे हैं बताइए राहुल जी। मनोज जी से क्या पूछ रहे हैं, मनोज जी से क्या पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए, बड़े इत्मीनान से पूछिए, आराम से, और जवाब सुनिएगा। जी मैं बोलूं, जो नेताओं की जो ये कहते हैं कि इनके पास नेता नहीं है, तो एक बात बताइए, हरियाणा में क्या था हमारे पास, महाराष्ट्र में क्या था हरियाणा और हमारे पास व्यवस्था है, हमने भरोसा कर आपको आगे बढ़ाया। हरियाणा महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? राहुल जी कैसी बात आप कर रहे हैं? राहुल जी क्या लेना देना बताइए, हरियाणा का बिहार से क्या लेना देना बताइए, महाराष्ट्र का क्या लेना देना बिहार से? सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ त्रिशूल साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेना देना है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर जब भी आरोप लगते हैं। अरे भाई बिहार में स्थानीय चेहरे की बात चल रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जब बीजेपी जब बड़ा भाई बनकर उभरी तो हमने छोटे भाई को ही मुख्यमंत्री बनाया। क्या छोटे भाई ने ऑफर नहीं दिया कि नहीं आप मुख्यमंत्री बना लीजिए? ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हमने कभी उसको लाया ही नहीं। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो खुद इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री के ही चेहरे पे लड़ेंगे। तो स्थिति स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2024 के बाद जेडीयू का क्या होगा, पहले ये पूछ लीजिए। क्या जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेगा वो क्या दोबारा आके सीएम की कुर्सी पर बैठेगा? क्या वो बैठ सकता है? क्या जनता उसको मैंडेट देगी या वो आगे की रणनीति अपनी कैसे तय करेगा? इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कैसे जेडीयू के लोग पूरा करेंगे, इस चीज को देख लें। और जो ठीक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक बात कही थी जिसमें कहा था कि राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएगी, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। नीतीश कुमार जी के पास जेडीयू का क्या विकल्प है, आप बताइए, क्या विकल्प है जेडीयू का? तो कहने का मतलब यह है कि जेडीयू के लोग अंदर अंदर डरे हैं कि 2024 के बाद हम कहां जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी देखिए, वो पार्टी बनाएंगे बाद में, पहले यात्रा निकाल रहे हैं पीके वहाँ पे जन स्वराज यात्रा बिहार में, और बयान देते हैं बीजेपी की ओर झुका हुआ, और जेडीयू के ऊपर जम कर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या लग रहा है, कमल खिलाने की तैयारी चल रही है क्या? नहीं, कमल खिलाने की तैयारी तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की जो एक साख है उसको धूमिल करते हुए विकल्प के रूप में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो परसेंटेज डाउन हो नीतीश कुमार का, जो सियासी जमीन है अगर वो थोड़ी सी कमजोर होती है नीतीश कुमार की तो वो वोट जाएगा किस, ये कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक जैसे प्रशांत कुमार जो है पर्दे के पूरा सामने आकर काम करते थे, लोगों को पता होता था कि हाँ पार्टी का जड़ हुए रणनीतिकार है। इस बार वो पॉलिटिशियन है और पर्दे के पीछे कोई और डील होती हो इसकी वजह से सब कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी किया जा सकता है। अब उन्होंने जिस तरीके से किया है तो अब किस तरह का वोटर उनको चाहिए या किस तरह का समर्थन उनको चाहिए, वो बीजेपी का जो वोटर है वो तो उनकी तरफ जाने वाला है नहीं।
तो जो अब उनके पास बचता है जेडीयू और आरजेडी, तो दूसरे तरफ तो जेडीयू को तोड़ेंगे तो कम से कम सामने तो खड़े हो जाएंगे। कल हो सकता है बीजेपी से अलायंस में चले जाए, या मैं ये कहूं कि जैसे कभी कभी ओवैसी साहब के ऊपर एक आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है, ऐसे ही हो सकता है प्रशांत कुमार भी जो है के ऊपर भी आने वाले समय में इस तरह की बातें कही जाने लगे कि वो जो है बीजेपी की बी टीम है, ऐसा तो हो सकता है। तो मैं तो उसको पहली नजर में पॉलिटिकली उसको एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसको ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ पहली नजर में कि ये जो है सिर्फ जेडीयू को नुकसान पहुंचाते हुए उसका जो जन समर्थन है, उसका जो वोटर है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश है कि ये हमारी तरफ आ जाए और आरजेडी को थोड़ा नुकसान हो जाए। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी बहुत गहरी या गूढ़ राजनीति नहीं है जिसके ऊपर हम सोचने की कोशिश करें कि आखिरकार प्रशांत कुमार ने ऐसा क्या कह दिया जिसके अर्थ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और मथे इसको बैठ करके इसका मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता इसके अंदर। झुकाव है उनका बीजेपी की तरफ, कुछ भी हो सकता है तो कहा जा सकता है। लेकिन बिहार के अंदर यदि किसी भी पार्टी को पूरी तरीके से खड़ा होना है तो वो जो है नीतीश कुमार के कद को तो छोटा करना ही पड़ेगा। और आप ये देखें जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी कोशिश की थी कि विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा बनने की, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए, नीतीश कुमार वहीं रह गए अभी। तो ये वही घोर मची हुई है ममता बनर्जी में, नीतीश कुमार में, अरविंद केजरीवाल में कि कौन विपक्ष का बड़ा चेहरा बनेगा। तो उसका उस कद को भी छोटा करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है कि एनडीए में जा सकते हैं, विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, लोगों के बीच में इन पर तो भरोसा नहीं किया सकता है, कभी एनडीए में चले जाएंगे, कभी आरजेडी में चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। तो ये भी है। तो यहां पर 2024 की जो तैयारी है वो भी है। दूसरा, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो साख है उसको भी खत्म करने की कोशिश है। जब पॉलिटिकल साख खत्म हो जाएगी तो उनका जो वोटर है वो किस तरफ जाएगा, वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा या फिर आरजेडी। इसमें बीजेपी बीच में आती है, जंगल राज की बात करती है, लालू चारे घोटाले की बात करती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ के गड़े मुर्दे जो उनको उखाड़ देती है, जैसे ऐसा हो गया, वैसा था, ये था, वो था। एक डर जो है लोग बीच में कायम रहे कि देखो भाई ये ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। लेकिन जो आज की जनता है, जो आज का बिहार है, वो बहुत एजुकेटेड है। वहां का जो साक्षरता दर वो बढ़ चुका है। वैसा बिहार नहीं रहा जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हुआ करता था। मैं भी 2008 में 9 में बिहार में रहा हूं। मैंने जब देखा पहली बार नीतीश कुमार को वहां पर, तो लोगों ने कहा सुशासन बाबू लोग कहा करते थे उनको। तो मैंने रात के 8 बजे ऑडिटोरियम बैठ के फिल्म देखी 9 बजे और प्रोग्राम अटेंड किया। वहां पे तो लोगों ने कहा मैंने क्या ये हालात क्या है? बोले साहब ये सुशासन बाबू है। अब हालात बदल गए, बिहार बदल गया, सड़कें बदल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, 15 साल में बिहार बदल गया है। तो उसी बात को बार बार उखाड़ते हैं कि 25 साल पहले बिहार ऐसा था। फिर तो आप रणवीर सेना की बात कीजिए, पता नहीं कितनी सेनाएं थी बिहार के अंदर। आज भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको अभी मौजूदा स्थिति में बात करनी पड़ेगी। मौजूदा स्थिति तो सिर्फ यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के कद को छोटा कर दिया जाए। उसके लिए चाहे प्रशांत कुमार से स्टेटमेंट दिलवाया जाए, चाहे किसी और व्यक्ति से स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से फायदा उतना मिलने वाला नहीं है। जैसे छटपटाहट है, जैसे कह रहे हम बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में हमारे इतने विधायक हैं, तो यह आपको तो विधायक तो बढ़ाने और बीजेपी की पूरी कोशिश रहती है, जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है या राजनीति करती है, कुछ समय बाद उससे अलग हटकर अपना खुद का कद इतना ऊंचा कर लेती है कि छत्र पार्टी खत्म हो जाती है। बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का बयान था कि हम छत्र पार्टियों को खत्म कर देंगे। हमसे एक बीजेपी जो है ही एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रहेगी या दूसरी एक पार्टी रहेगी, बड़ी पार्टी के रूप में छत्र पार्टी नहीं रहेगी। तो ये तो चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, कहीं की भी छत्र पार्टियां हो, तो उसकी भी एक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है कि छत्र पार्टियों को खत्म कैसे किया जाए। ठीक है मनोज जी, सुना होगा आपने अजय शर्मा जी को, क्या महसूस हुआ? शर्मा जी तो कर रहे हैं, वो तो सत्य कह रहे हैं, इसमें मैं उनकी बात को नहीं मैं काट रहा हूँ। प्रश्न ये है कि राजनीति की जो स्थिति होती है वो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि 1995 में नीतीश कुमार का शक्ति साथ था। अरे आप जो 1984 से आप अपने पार्टी को बनाए हुए हैं, तो आपकी कौन शक्ति हो गई थी बनाने वाली?
बीजेपी बिहार में तभी सत्ता का स्वाद चखी है जब भाजपा के साथ जनता दल यू नीतीश कुमार रही है। ये 76 को इनके नेता हैं। 2015 में तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ने के लिए गए? कहने का मतलब ये है कि सर इनका सारा कुछ राष्ट्रीय स्तर का है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में तो फडणवीस साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़िए रहे थे, तो जनता ने हटा दिया। तो फिर कैसे विधायकों को तोड़ के, पार्टी को तोड़ के वो लाए, इस चीज को वो नहीं कहेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम किए, सोना में सुहागा का काम किए। जब भाजपा को किसी दल को तोड़ देती है तो बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि 2015 में क्यों ये नीचे चले गए जब बीजेपी के साथ जदयू नहीं थी तो? और 2020 में इनके ऐसा बीजेपी ऐसा कि चिराग पासवान को खड़ा करके नहीं, अपने पार्टी के तमाम नेताओं को चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़वा के और फिर 15 दिन के बाद अपने पार्टी में शामिल करके ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। इनके ऐसा अच्छा काम करने वाला तो कोई दूसरा आदमी मिलेगा ही नहीं। हम बात करते हैं पीके की, तो पीके को हमने कहा कि लॉन्च किसने किया? प्रशांत किशोर को कोई भी व्यक्ति, चाहे यहाँ अजय जी हो या आप हो, कब जाने जब वो 2014 में फील्डिंग कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, तभी तो प्रशांत किशोर जी को जाने। तो जिनका जहाँ से उत्पत्ति होता है तो वहाँ से उनका लगाव रहता है। तो उस चीज में सारा दुनिया जान गई कि पीके किसके इशारे पर कह रहे हैं। पीके ने एक बार नहीं कहा कि काला धन वापस नहीं लाए नरेंद्र मोदी जी, बड़े बड़े बात किए थे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये अपने अमित शाह अपने बेटे जैसा, जो कभी क्रिकेट नहीं खेलता था, कभी भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य नहीं बना था, उसको सचिव बना दिए। ये चीज प्रशांत किशोर ने नहीं कहा था। प्रशांत किशोर ने ये कभी नहीं कहा कि जो भाग गया पैसा लेकर उसको लाने की बात करते थे नरेंद्र मोदी, आज तक 8 वर्ष में लेके नहीं आ पाए। तो कहने का मतलब मैं तो बार बार सर एक ही कहता हूँ कि 8 वर्ष से लगातार मोदी जी हैं। 8 कोई काम हो जिससे आम जनता को कोई फायदा हुआ हो, पब्लिकली किसी को फायदा हुआ हो, तो ये आप बता दीजिए। तो ये तो इनके पास है नहीं सर। डॉलर जो है सर इंडिया के रुपया के मुकाबले कहाँ से कहाँ भाग गया। तो अब प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति, वित्त मंत्री ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो भाई रुपया को कौन मजबूत करेगा? रुपया को कौन मजबूत करेगा? तो आप अपने स्थिति को देखिए और बिहार के बारे में आप त्रिशूल जी निश्चिंत रहिए। भाजपा तभी सत्ता का मुंह यहाँ देखी है जब नीतीश कुमार रहे हैं। बगैर नीतीश बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर सकती है। आने वाले समय में भी आप 2025 को भी देख लीजिएगा और ये 2 उपचुनाव को भी देख लीजिएगा। लोकसभा में तो घाटा पहुंच सकता है ना आपको? लोकसभा में क्या घाटा पहुंचेगा सर? 2014 में सब विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़े थे तो 10 सीट इनसे खींच लिए थे। जब नरेंद्र मोदी उर्स पर थे, तूफान पर थे, तब तो कहाँ सर कुछ होगा? आने दीजिए, उसमें भी दिखिएगा। अगर ये अपनी 39 सीट ना एनडीए को था, इनको अपना 17 सीट बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी सर। अभी आने दीजिए, समय का तकाजा है। समय का हम लोग इनके जैसे अचल भचल बात नहीं बोलते हैं। समय का हम लोग इंतजार करते हैं और समय पर हम लोगों का स्ट्राइक चलता है और जनता उसी के अनुसार चलता है। नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता है। वो 2015 में भी ये लोग लाते रह गए थे कि ये है वो है, तो भी हम ही सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार को ही बिहार की जनता ने दिया और 2020 में ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करते तो इनकी इतनी सीट भी नहीं आती। अगले बार देख लीजिएगा कितनी सीट आती है सर, उसी से इनका भी भरम टूट जाएगा। बिल्कुल। राहुल जी, आपने अजय शर्मा जी को सुना होगा, क्या लग रहा है अजय शर्मा जी जो कह रहे हैं? माफ कीजिएगा, थोड़ा आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि अजय शर्मा जी की आवाज बहुत इको हो रही थी। मैं उनकी आवाज को सही से समझ नहीं पाया। मनु जी की बातों को मैंने सारा सुना है, तो उनके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। अगर
आपसे आग्रह होगा कि आप उनके प्रश्न को एक बार भाई अजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अजय शर्मा जी एक बार आप दोबारा जो बात कह रहे थे बोल दीजिए, एक बार सवाल पूछ लीजिए कि जो नीतीश को आप ही कह दीजिए सर, फिर इनकी बात इनको सुनाई नहीं पड़ेगी। अच्छा जहाँ भाजपा के खिलाफ की बात होती है तो भाजपा वालों को सुनाई नहीं पड़ती है। सुन लिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनका बात सुन लिया। हाँ बताइए, आप ही बताइए। देखिए अजय शर्मा जी ये कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार का नाम छोटा करने से ही कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा हो सकता है, और बीजेपी निश्चित रूप से उस फायदे को कहीं ना कहीं लेना चाहती है। क्या लगता है आपको कि वाकई में नीतीश कुमार का नाम छोटा करने से बिहार में फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना उचित समझूंगा कि नीतीश कुमार जी का कद छोटा कैसे हो रहा है। क्या भाजपा की कोई मंशा रही है कि उनके कद को छोटा करना? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि नीतीश कुमार जी अपने व्यवहार से अपने कद को छोटा कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो वो 2 नाव की जो सवारी कर रहे हैं उससे इन्हीं के ऊपर इन्हीं के लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और जो नहीं भाई, 2 नाव की सवारी कहाँ कर रहे हैं? वो तो कूद के इस नाव में जाते हैं, फिर कूद के इस नाव में चले जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। तो ये जो 2 नाव से कूद के इधर, 2 नाव से कूद के उधर, तो जो भरोसा का जो सेतु होता है वो इनके ऊपर कोई नहीं जता पा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति की भी अगर हम आपके सामने बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में भी जो लोगों को इनके साथ लेकर चलना है वो लोग भी खुद इस बात को कहते हैं कि इस बात का क्या भरोसा है कि अगर वोट दे दिया तो ये भाजपा के साथ नहीं चले जाएंगे। मतलब डर है, डर उनके आचरण से है, उनके व्यवहार से है। इसलिए उनकी राजनीतिक कद खुद का खुद छोटा हो रहा है। उनके साथ काम करने वाले लोग ही उनको छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है जिसको सब, उन्होंने ऐसा कोई मिला नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ मनु जी के प्रश्न का। तो मनु जी ने एक बात कही कि चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया। तो मनु जी, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आरजेडी बीजेपी के सामने क्यों खड़ी हो गई? स्टेटमेंट से नीतीश कुमार से कब छोटा करके आरजेडी बीजेपी के सामने क्यों खड़ी हो गई? नहीं, सुन लीजिए एक बार स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं अजय जी, क्या कह रहे हैं? अजय जी आप क्या कह रहे हैं? राहुल जी ने जो स्टेटमेंट दिया, राहुल की जो बात कही 2 नाव की सवारी की, या फिर बिहार में नीतीश कुमार ने किसी को ठगा नहीं, ऐसा कोई है नहीं। मतलब आप वही बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि आप नीतीश कुमार के कद को छोटा करके ही पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। वही कोशिश करते हुए आप अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, कोई बड़ी लाइन खींचिए ना, आप अपनी पार्टी की तरफ से जो बड़ी लाइन खींचिए कि उनकी वो लाइन भी दिखाई दे। अच्छी लाइन कोशिश कर रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार गलत है, नीतीश कुमार गलत है, नीतीश कुमार गलत है। आप अपने अपनी तरफ से लेकर आए ना कि आपकी लाइन बहुत अच्छी है। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार के सियासी कद को छोटा करके ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। यही कोशिश के रूप में मैं पीके के स्टेटमेंट को देख रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुन लिया आपने? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब सुन लिया क्या? पहले ये बताइए, सुन लिया क्या? हाँ, मैंने सुन लिया। मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं उनको एक्चुअली जेडीयू के प्रवक्ता की तरह ही ये व्यवहार, ये बात गलत नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये बात बिल्कुल राहुल जी, मुझे ये कतई उम्मीद नहीं थी आपसे, आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल गलत। नहीं, मैं नहीं, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपने ये बिल्कुल गलत बात है। तो सही, आपसे एक सवाल कर दिया, आपने कहा कि जेडीयू के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता है, कैसे बोल सकते हैं भाई ऐसे? तैयार नहीं है। अच्छा त्रिशूल जी, नहीं, ये राहुल जी, मैंने कहा, राहुल जी सुनिए, त्रिशूल जी मेरी बात समझिए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं लोगों के बीच में सुनिए मेरी बात को सुनिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सबके बीच में रहने वाले और सब जगह सर्वमान्य हैं, लेकिन आपका आचरण सही नहीं है, तो क्या आपका कद छोटा नहीं होगा? प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न। मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी वजह से दे रहा हूं कि नीतीश जी बहुत अच्छा किए। सुनिए, एक बयान आपने अभी दिया, समझिए, आप नहीं उखड़े। आप कह रहे थे मनोज जी उखड़ जाएंगे, उनका बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, पानी मांगने लगेंगे, आंखें चौंधा जाएंगी, कौंध जाएंगे। भाई, उनने जो बयान दिया, अजय शर्मा जी ने आकलन किया कि आप अगर सियासी, और आप कह रहे हैं कि वो, और आप वो कह रहे हैं कि
आप वो कह रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता हूँ अजय जी, जेडीयू के बारे में केवल बोल रहे हैं। आप बताइए, मेरे साथ जेडीयू शासन में बीजेपी के साथ रहती है और बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है। नहीं आप, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ इनका व्यवहार जो तराजू का जो पैमाना है ना, एक तरफ झुल जा रहा है, एक ही तरफ झुल जा रहा है, किसी व्यवहारिक पक्ष को बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो जेडीयू के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी के भी व्यवहार को क्यों नहीं बता रहे हैं, प्रश्न तो उठता है ना। अब तक अजय शर्मा जी पिछले 50 मिनट से इनसे बात कर रहे थे, मुझे प्रश्न का उत्तर दे ले दीजिए मनु जी का। चिराग पासवान जी को कौन सा मंत्री पद दे दिया गया? उनकी तो पार्टी टूट गई जब से वो आए। जब जेडीयू के समकक्ष लड़े तो उनकी तो पार्टी टूट गई और नीतीश कुमार जी के ही बातों को माना गया और उनके चाचा को मंत्री बनाया गया। और ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और उनका सामान आपने बाहर फेंकवा दिया था, सड़क पर सामान फेंकवा दिया था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब प्रोटोकॉल में जब था तो उनको खाली भी करना पड़ा। और लोकतंत्र की आप बात करते हैं, जनता की आस्था पे अगर भरोसा है, जनता के वोट का बटन दबाने पर भरोसा है, तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए राहुल जी इस राजनीति को रिक्शे वाला और ठेले वाला भी समझने लगा है भाई। ये राजनीति चाहे कि थड़ियों पर भी अब होने लगी, जानने लगे हैं लोग। गुलाम नबी आजाद का लुटियन बंगला खाली नहीं होता है, लेकिन चिराग पासवान का सामान सड़क पे आ जाता है, फिर वही चिराग पासवान आपके गले लग जाते हैं भाई। ऐसी बात सब लोग जानने लगे हैं आजकल। देखिए, जिसको आप प्रोटोकॉल बता रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भी राज्यसभा सांसद अपनी कार्यकाल को पूरा करके जब वो हटते हैं, अरे भाई, तो उनका एक अच्छा, चिराग पासवान जी का पिताजी की देहांत कब हुआ, बंगला कब खाली किया गया? क्या तुरंत देहांत के बाद बंगला खाली हो गया? 1.5-2 साल का समय मिला, उनको नोटिस दिया गया, तब जाके वो उन्होंने। चलिए अब ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से लड़ाई अच्छी है या दोस्ती अच्छी है? देखिए, भाजपा ने इस बात को तय किया है और मैंने अपने शुरुआती चर्चा में इस बात को कहा था कि भाजपा ने एक सबसे बड़ी गलती की कि अपने सौतेले बेटे को गोद में उठाया और अपने लोगों को नहीं बढ़ाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना देख सकते हैं, आत्मनिर्भर राज्य की बात कर सकते हैं, तो आत्मनिर्भर भाजपा नहीं हो सकता है जिसके मैंडेट पे जेडीयू राज करती है, जेडीयू का सीएम बनता है इसी के मैंडेट पे। सुनिए आप राहुल जी, ये तो सर्बानंद सोनोवाल को भी दुखता होगा कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए और मुख्यमंत्री बन गए, उनको बुरा नहीं लगता होगा फिर आप ये बात कर रहे हैं तो? देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब आए तो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो, बीजेपी के मुख्यमंत्री है। यहाँ पे जेडीयू बिल्कुल अलग पार्टी है और जेडीयू को आगे बढ़ाया गया, उनसे भरोसा जताया गया और बदले में क्या मिला? तो मैं इसी बात को कहता हूँ कि अगर बड़े भाई होकर छोटे भाई को बढ़ाया गया तो छोटे भाई का क्या कर्तव्य बनता है? छोटे भाई का क्या कर्तव्य बनता है? जो छोटे भाई ये कहते थे कि चारा घोटाला है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है, आज उन्हीं को सामने से आके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा परेशान कर रही है। और जहां तक एक सवाल कर रहे थे मनु जी एक बात कहे थे कि पैसा लेकर भाग गया, तो पैसा जो लेकर भागा है ना मनु भैया, वो 2014 के पहले भागा है। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी, इन सब की स्थिति देख लीजिए, आना पड़ रहा है इनको, इनकी संपत्तियां कुर्क हो रही है, ये मोदी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जहां तक डॉलर का सवाल है तो मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी ज्ञान को इसमें बढ़ाइए। डॉलर के सामने पैसा मजबूत तो नहीं हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति पे जरूर अपने आप को कर रहा है। जो चाइना की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए और अन्य देशों की बात कर लीजिए, उनकी स्थिति आज जाकर देख लीजिए माइनस में है और आपका पैसा डॉलर के सामने ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल है। तो ये स्थिति है जो एक सच्चाई है और आम आदमी को डॉलर से मतलब नहीं होता है। आम आदमी को मोदी ने किस पे करवाई तो उससे मतलब नहीं है। आम आदमी को मतलब है जो आप आज घर घर जो राशन बांट रहे हैं और जेडीयू अपना प्रचार कर रही है, वो नरेंद्र मोदी का देन है। और आप जो सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा की जो बात करते हैं, स्कूलों में जो साइकिलें दी जाती हैं, बच्चियों को आगे बढ़ाया जाता है, ये केंद्र सरकार की योजना है और आप बोलते हैं कि इसका है ही नहीं। आप अपना मुखौटा लगा के खुद की प्रचार करते हैं, जबकि ये योजनाएं केंद्र सरकार की है। घर घर शौचालय की जो आप बात करते हैं, तो घर घर शौचालय कौन दे रहा है? केंद्र सरकार की योजना है। हर घर नल जो आप कर रहे हैं, तो उसमें केंद्र सरकार का क्या उसमें योगदान नहीं है? इसलिए
बातें तथ्य के आधार पर अगर की जाए तो संभावनाएं बहुत नजर आती हैं। एक बात बिल्कुल सही कही, उन्होंने कहा कि आज रिक्शा वाला ठेला वाला भी समझ चुका है और पॉलिटिक्स की बातों को बिल्कुल समझ गया है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, जी जी बताइए। देखिए, ये जो स्थिति है जिससे सभी बात हो रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ठीक उस तरीके से देख रहा हूँ जैसे कि पूरे ओवरऑल जितना मेरा भी एमएलए से 15-20 साल मैंने समर्थन किया है, तो पूरा बोलती चली जाती है, खुद ही फंस आती है उसके अंदर। अब ये इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लास्ट में खुद ही दिखाई देते हैं। जब सोनेवाल का जिक्र कर दिया से लेकर दूसरे राज्यों का जिक्र कर दिया, तो अब इनको नए सिरे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति ये समझना पड़ेगा, तभी जाकर ये काउंटर अटैक कर पाएंगे, तभी जाकर इनके पास में ऐसे सॉलिड जवाब होंगे जिससे कि जनता को भी लगे कि हाँ, जिस पार्टी को हमने सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और जिसके सबसे ज्यादा वोटर हैं, वो जो है पार्टी सही है, सही चल रही है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। आप सबसे महत्वपूर्ण जवाब दे दीजिए मनोज जी, शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप एनडीए में? देखिए, एनडीए में शामिल हो रहे हैं या न हो रहे हैं ये हमारे निर्णय से नहीं चलेगा। हम लोग उनके जैसे नहीं है कि बोल देंगे कि यहाँ कुछ यहाँ। नीतीश कुमार जी के इनको धोखा दिया तो 2017 में क्यों आगे बढ़ के ले लिए, बिना शर्त समर्थन क्यों दे दिए थे? ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, अजय शर्मा जी, राहुल आनंद जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो केंद्र में चुनौती देना चाहते थे वो निश्चित रूप से पिछले दिनों में कमज़ोर हुए हैं आरजेडी के साथ, लेकिन प्रशांत किशोर जो कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे एक पार्टी बनाकर एनडीए में सम्मिलित हो और बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाएं, उसमें शायद अभी कामयाबी मिलने में बड़ी देर है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।